हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। राइट, फेडरलिज्म मतलब क्या? फेडरलिज्म मतलब है कि आप जो है पावर को डिवाइड कर रहे हो किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। अब सिंपल चीज क्या है, आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। राइट, इंडिया इतना बड़ा देश है, उसको एक अकेले आदमी को अगर दे दिया जाए कंट्रोल करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। रीजन भी क्या है, आपको पता है इंडिया में डाइवर्सिटी है, कई रिलीजन है, कई लोग लैंग्वेज अलग बोलते हैं। अब उन सबको एक ही आदमी अगर रूल करेगा, एक ही पर्सन रूल करेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। राइट, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, बट बहुत मुश्किल होगा। रीजन भी क्या है, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे आप देखते हो कि एक आदमी पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यूएस की बात कर लो, ठीक है, बात आप रशिया की कर लो या आप चाइना की बात कर लो, बट आपको पता है लोकल लेवल में आपको गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए ताकि वो क्या हो सके, अच्छे से गवर्न हो सके। राइट, हम लोगों ने चैप्टर 1 में जब पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था कि कैसे बेल्जियम में भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई ताकि लोगों में क्या हो, एक तरीके से पॉजिटिवनेस आए गवर्नमेंट के प्रति और लोगों को लगे, सिटीजन को लगे कि भाई हमारी भी कोई बात सुनेगा, है ना। अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में सबकी बात सुनने के लिए आपके पास हर लेवल पे क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। क्यों? अगर भाई हर लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है तो आपको पता है क्या होगा, हो सकता है कि आपकी बातों को कोई सुने ही ना। राइट, तो क्या है फेडरलिज्म? ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे इस पूरे चैप्टर्स में देखेंगे कि भाई क्या है फेडरलिज्म, क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, ठीक है, इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बना, क्या क्या चीजें हैं जो फेडरलिज्म में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, इन 2-3 वीडियोस में आप देखोगे कि कैसे ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली सोशल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके इस सोसाइटी में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आपके साथ चारों तरफ पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में रह रहे हो वो स्टेट गवर्नमेंट, और कैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो आदमी बैठे हैं उनसे कैसे चीजें मैच नहीं होने की वजह से आप देखते हो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आप आगे वाले वीडियोस में देखोगे। राइट, अब देखते हैं क्या है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, एक वो गवर्नमेंट है जिसमें आप देख रहे हैं पावर डिवाइड होती है किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जिसकी बात करते हैं हम लोग स्टेट्स। राइट, मतलब हम कह रहे हैं कि जो पावर है वो डिवाइड हो रही है किसके बीच में, सेंटर के पास और स्टेट के पास। ठीक है, अगर सारी पावर सेंटर के पास होगी तो हो सकता है कि जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो उसके ऊपर सेंटर ध्यान ही ना दे और आपके लिए वो चीज अवेलेबल ना हो पाए। फॉर एग्जांपल हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर वर्क करना चाह रही हो, मान लो वो वर्क करना चाहती हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, बट हो सकता है आपके स्टेट में वाटर की प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एकदम पॉलिसी किसके ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हो सकता है चीजें आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके लिए सही चीजें सही टाइम पे ना हो। इसलिए क्या होना चाहिए, हर लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है जिसमें आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ते हो या जानते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, अब फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आप देखते हो क्या, और सबकी पावर्स कैसी होती है, इंडिपेंडेंटली होती है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट पावर। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट होती है तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगा स्टेट गवर्नमेंट आंख बंद करके वो फॉलो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की कोई पावर नहीं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब फेडरलिज्म लाया गया तो उसमें क्या कहा गया कि भाई स्टेट इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऑटोनोमस रहेंगे, मतलब स्टेट जो चाहे अपने हिसाब से अपने रूल्स बना सकते हैं, सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपको काम मिला होगा पर्टिकुलर स्टेट को, वो पर्टिकुलर स्टेट करेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपके पता है कि पावर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यही है क्या सेकंड पॉइंट, कि हर लेवल गवर्नमेंट में हमने क्या किया, पावर को डिवाइड कर दिया हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। राइट, अब इसमें क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाएगी, पूरे कंट्री के लॉ बनाएगी। ये वो लॉज होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नेशनल लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल डिफेंस, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिफेंस नहीं दे सकते हो। रीजन भी क्या है, हो सकता है एक स्टेट में दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट हो, दूसरे बगल वाले स्टेट में दूसरे पार्टी गवर्नमेंट हो, अगर डिफेंस आपने दे दिया तो हो सकता है वो आर्मी का इस्तेमाल दूसरे स्टेट पे अटैक करने के लिए कर दे। सिंपल चीज क्या है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, सिंपल चीज क्या है, जो चीजें नेशनली इंपॉर्टेंट है वो किसके पास रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी, जैसे डिफेंस, स्पेस, राइट, एटॉमिक एनर्जी। आप कैसे एटॉमिक एनर्जी किसी स्टेट को दे सकते हो सकता है कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट आ जाए जिसको एटॉमिक एनर्जी के बारे में कोई वैल्यू ना हो, वो सोचे क्या है एटॉमिक एनर्जी, उसके ऊपर ध्यान ही ना दे। तो सिंपल चीज क्या है, जो नेशनल के इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज कहां होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। राइट,
गवर्नमेंट जो आप देखते हो प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे होती है, ये वो चीजें देखती हैं जो स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, वाटर, राइट, फॉरेस्ट, ये सब चीजें क्या है आप देखते हो वो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस पे अगर चाहे तो स्टेट अपने लॉज बना सकता है और अकॉर्डिंगली अपने काम कर सकता है। इसलिए हर स्टेट का अपना खुद का बोर्ड भी होता है, राइट। एक सेंट्रल लेवल का भी बोर्ड है, ठीक, और स्टेट लेवल के भी कई सारे बोर्ड है। रीजन भी क्या है, एजुकेशन पे स्टेट भी काम कर सकता है, खाली सेंट्रल के ऊपर आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी इंडिया को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही हेक्टिक काम हो जाएगा, राइट। इसलिए फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है देश के, इंडिया के लिए। रीजन भी क्या, इंडिया इतना बड़ा देश है कि आप 140 करोड़ लोगों को एक आदमी के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, समझ गए। चल फिर बात करते हैं, कई टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम, एक होता है फेडरल सिस्टम, राइट। यूनिटरी सिस्टम आपको नाम से पता चल रहा है क्या, यूनिटरी मतलब वन। आपको पता है कि इसमें एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, हो सकता है सब यूनिट या सबऑर्डिनेट हो, मतलब सबऑर्डिनेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो, बट वो सबऑर्डिनेट टाइप की होंगी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा वो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बट आपको पता है फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में हर लेवल पे गवर्नमेंट डिवाइड होती है और हर गवर्नमेंट का अलग अपना पावर होता है, समझ गए, ये हो गया। फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल यूनिटरी सिस्टम में हमने अभी पढ़ा, यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर देगा कि आपको इसको फॉलो करवाना है। बट आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट डू समथिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर सीएम को ऑर्डर देके ये नहीं करवा सकते कि भाई आपको ये करना है। हो सकता है लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत हो तो सीएम मना कर सकता है, और फेडरलिज्म में सीएम मना कर सकता है, राइट। सिंपल चीज क्या, यही पावर है। फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती है और वो आंसरेबल नहीं है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई सीएम कोई भी लॉ बनाना चाहे वो आराम से बना सकता है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। वो नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, कोई भी स्टेट अपना लॉ बनाए और वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो फिर आप आंसरेबल नहीं हो, आप जो चाहो वो लॉ बना सकते हो। ये है क्या, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है कुछ फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या होते हैं कि फेडरलिज्म में क्या फीचर्स है, राइट। पहला फीचर क्या है, सिंपल चीज क्या है, आपको पता है कि दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसको टीयर बोलते हैं, राइट। कई टीयर्स में गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट हो, ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको पता है डिफरेंट टीयर ऑफ सिटीजन, इसमें क्या होता है सेम सिटीजन पे वर्क हो रहा है, राइट, बट हर टीयर का अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है वो एरिया जहां तक आपका लॉ वर्क कर रहा है, लीगली आप क्या कर रहे हो, आपके लॉज एप्लीकेबल है, राइट। अब जैसे हम बात करें सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज होंगे उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, पूरा इंडिया, राइट, पूरा इंडिया, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूपी, तो यूपी का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, पूरा यूपी, राइट। अगर लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल की बात करें तो जो आपका पंचायत होगा, पंचायत एरिया होगा, वो एरिया होगा आपका ज्यूरिसडिक्शन, या फिर आपकी म्यूनिसिपैलिटी होगी क्या, आपकी ज्यूरिसडिक्शन, समझ गए। तो सिंपल चीज क्या, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, हर किसी का वो एरिया जहां पे उसके लीगली लॉज एप्लीकेबल हैं, समझ गए। सिंपल चीज क्या, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई फेडरलिज्म में ये 3 लेवल की गवर्नमेंट है, बट ये तीनों लॉज किसके लिए बना रही है, एक इंसान के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे लिए लॉज बना रहे हैं, मोदी जी भी बना रहे हैं, सीएम भी बना रहे हैं, और जो हमारे म्युनिसिपैलिटी के हेड हैं वो भी बना रहे हैं। मतलब ये फेडरलिज्म की क्या, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बट तीनों बना रहे हैं, बट तीनों के लॉज अलग है। मतलब ये लॉ बना रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरे लिए डिफेंस के लिए, ये मेरे लिए एजुकेशन के लिए, ये लोकल टैक्सेस फॉर एग्जांपल कोई फेयर हो गया या कोई एग्जीबिशन हो गया उसके लिए टैक्सेस ले रहे हैं, सिंपल चीज समझ गए। मतलब सैनिटेशन हो गया। तो ये चीजें क्या है कि भाई तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, एक ही आदमी के लिए लॉ बना रहे हैं, बट तीनों के ज्यूरिसडिक्शन अलग है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, द एग्जिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और तीनों लोगों के एग्जिस्टेंस को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप तीनों को होना ही होना है। मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि भाई अब म्यूनिसिपैलिटी स्टेट से खत्म, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता है। रीजन भी क्या है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड मिल गया, आप कॉन्स्टिट्यूशनली आपको ये लीगल है कि आपको पंचायत ही करना है, आपको पंचायत वाले इलेक्शंस करवाने हैं, आपको म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस करवाने हैं। ऐसा कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता है कि लोकल लेवल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए। ठीक, समझ गए। ये तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। अब आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसमें सेक्युलरिज्म के ऊपर एक तरीके से अटैक हो,
तो वो यूनिलैटरली नहीं कर सकती है, मतलब अकेले वो नहीं कर सकती, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी क्या कहते हैं आपको एग्जाम वो एक्सेप्टेंस चाहिए होगा, उनके विधानसभाओं से पास करवाना पड़ेगा वो लॉ। बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो कॉमन सेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो लॉ नहीं बन सकता। सिंपल चीज क्या है, यानी कि अगर पावर्स दी है तो पावर का मिसयूज नहीं होने देंगे। कौन, जैसे हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ा था कि हम लोग ने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा था चैप्टर 1 में कि भाई जो पावर डिवाइड होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, वो किस लिए कि ये वो चेक एंड बैलेंस है। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर ऐसे लॉ बना दे जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही हो जाए, सेकुलरिज्म ही खत्म कर दें, सोशलिज्म ही खत्म कर दे, फेडरलिज्म ही खत्म कर दे, तो ऐसा ना हो। तो उसके लिए हमारे पास चेक बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी बैठा हुआ, समझ गए, सिंपल चीज ये। फिर क्या है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आएगी किसी भी गवर्नमेंट को, तो कौन बताएगा, कोर्ट्स बताएंगे। ठीक, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब सिंपल चीज क्या है, हर लेवल, चाहे सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, तीनों के लेवल को किस हिसाब से कैसे उनको फाइनेंस सारे पैसे मिलेंगे, कैसे उनको एक तरीके से उनके फाइनेंशियल सारी चीजें चलेंगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कैसे इनको टैक्स मिलना है, कैसे उनको टैक्स मिलना है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देगी। मतलब वो आपको पता है कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी अपने पूल से, मतलब अपने पैसे के, जहां पे उनको पैसे आता है सारा टैक्स। सिंपल चीज क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है, यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट में बैठी हो, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकती। सिंपल चीज समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकती है बट वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक, फिर आता है टू सेफगार्ड द एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। कॉमन सेंस से यूनिटी प्रमोट की जाती है, ठीक है, और अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सिंपल चीज क्या है, आपको पता है कि रीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत जरूरी है हमारे फेडरलिज्म में। अब बात करते हैं फेडरलिज्म में कैसे रीजनल डाइवर्सिटी आएगी। हर रीजन में आपको पता है इंडिया डाइवर्स कंट्री, ठीक है, डाइवर्स कंट्री है। तो अगर मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे वुमेन्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक, तो वुमेन्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई हम वुमेन्स को क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे हर सीट्स में, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो आप जानते हो स्टेट का विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, राइट। तो अब कहीं पे रीजनल डाइवर्सिटी की बात करें तो हो सकता है वहां पे जो वुमेन्स हैं वो चाहती है कि उनका कोई एमपी बने, राइट, जो वुमेन्स को रिप्रेजेंट करे। तो रीजन भी, उस रीजन की डाइवर्सिटी को भी आप क्या करोगे, उसमें अकोमोडेट करवा लोगे जब आप रिजर्वेशन दे दोगे वहां पे किसी वुमेन को, राइट। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। भी कौन करवाता है, फेडरलिज्म करवाता है, समझ गए, ओके। फिर बात करते हैं क्या, डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म। अब फेडरेशन क्या है, कई तरीके से फॉर्म की जा सकती है। एक इंडिया का फेडरेशन है और एक यूएस का फेडरेशन। यूएस का फेडरेशन कैसा है, यूएस के फेडरेशन को बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि भाई इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं, मिल के आएंगे और कहेंगे हम एक देश बना रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, ये सारे स्टेट्स कैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट दूसरे स्टेट के ऊपर लॉस नहीं बना सकता, ठीक। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, सब आए मिल के एक देश बना दिया, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, समझ गए, ये होता है कमिंग टुगेदर। फिर आता है होल्डिंग टुगेदर, राइट। होल्डिंग टुगेदर फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है, एक बड़ा स्टेट होगा और वो क्या करेगा, अपने हिस्से को, अपने पूरे कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देगा ताकि उस कंट्री का अच्छे से क्या हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो एक तरीके से कहा जाए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, एक तरीके से थोड़ा सा आप बोल दो कि ऐसा फेडरेशन होगा जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स पे कम होगी। मतलब एक तरीके से ऐसा कह दिया जाए कि जो स्टेट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे लॉस नहीं बना सकती जो स्टेट गवर्नमेंट में एप्लीकेबल हो। बट इंडिया में जो है होल्डिंग टुगेदर, उसमें आपको पता है जो पावर है वो डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर, आप लोग आपस में पावर लड़ाई मत करो, और सिंपल आप अपना काम करो, मैं अपना काम करो। फेडरलिज्म में क्या होगा, आप देश को बढ़िया से चलाओ। सिंपल चीज क्या है, फेडरलिज्म का सिंपल मेन फीचर जो यही है, वो चाहता है कि इस इतने बड़े देश, इतने डाइवर्स देश को क्या हो, बहुत ही आसानी से चलाया जा सके, और हर डाइवर्सिटी को, मतलब कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, ठीक है, कहीं पे भी पैदा हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, साउथ वेस्ट में, कहीं पे भी पैदा हो, क्या हो, सबको अकोमोडेट किया जा सके इंडियन पॉलिटिक्स, राइट, इंडियन फेडरेशन में। ऐसा ना हो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या कोई पर्टिकुलर प्लेस छूट जाए, समझ गए। ये है क्या, इंडिया का मेन फेडरलिज्म का मेन क्रक्स, समझ गए। बाकी जो चैप्टर होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।